Hello everyone. Today I'll discuss about units and measurement. This is the chapter number 2 and lecture 1. So very first we'll discuss about unit. What is unit? So the definition of unit is the measurement, a standard measurement of physical quantity. या आप बोल सकते हो measurement of physical quantity is called unit. Measurement of physical quantity is called unit. अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि what is physical quantity? So physical quantity is the property of material or system. Physical quantity is the property of material or system. या फिर बोल सकते हो physical quantity जो है वो होता है ये कॉम्बिनेशन है एक तो बोल सकते हैं इस तरह से कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. मतलब यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को पी से रिप्रेजेंट करें, यदि पी से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट. मतलब ये चीज़, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, मान लो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, कुछ किसी का भी यूनिट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी. पी फॉर फिजिकल क्वांटिटी, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट. इस तरह से होता है फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसका? मटेरियल और सिस्टम का. या फिर बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट. ठीक, और यूनिट तो समझ गए कि यूनिट क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो यूनिट को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. यूनिट इज़ बेसिकली डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स. तो ये दो पार्ट जो है वो फर्स्ट वन है फंडामेंटल यूनिट, या उसी को बोलते हैं बेस यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स. और दूसरा पार्ट जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फंडामेंटल यूनिट के बारे में कि व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फिजिक्स, वर्क ऑफ दिस इन फिजिक्स. मतलब इस फंडामेंटल का क्या वर्क है, क्या यूज है और क्या इसका डेफिनेशन है और क्या इसका काम है. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जो है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट यूनिट. मतलब इसका ये किसी पे डिपेंड नहीं होता. तो इसको हम यदि डिफाइन करें तो बोल सकते हो कि फंडामेंटल इज यूनिट इज़ द इंडिपेंडेंट यूनिट. इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता. ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल यूनिट इज़ द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इट इज़ द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. और यदि डिराइव्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज़ इंडिपेंडेंट. तो बस ज़्यादा माइंड में आपको नहीं रखना है, बस इंडिपेंडेंट माइंड में रखना कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट. ठीक है, बेस यूनिट. और डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो इट इज़ डिपेंड, ये डिपेंडेंट होता है. तो डिपेंड किस पे होता है? ये फंडामेंटल पे होता है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज़, ये एक क्या होगा? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, या तो फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट या तो बेस यूनिट बोल सकते हो. तो एक्चुअली क्या होता है ना कि फंडामेंटल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं होता और डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिपेंड होता है फंडामेंटल पे. तो दिस वन इज डिपेंड ऑन दिस वन क्वांटिटी. फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होता. डिराइव्ड यूनिट इज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट एंड दिस वन इज द इंडिपेंडेंट यूनिट. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट जो है एक्चुअली क्या है ना कि ये जो दोनों यूनिट यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक कौन सा है फंडामेंटल और दूसरा क्या है? डिराइव्ड. और इस पूरे कंप्लीट सेट को यदि हम यहाँ पे बात करें, पूरे कंप्लीट सेट, यहाँ पे यूनिट का एक सेट मिला, वो क्या है? फंडामेंटल और साथ ही साथ डिराइव्ड यूनिट, दो यूनिट का सेट मिला यहाँ पे. और ये जो कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स जो है उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ द बेस और डिराइव्ड यूनिट्स नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट. मतलब इस दोनों का जो टोटल, मतलब यहाँ पे एक सेट जो तैयार हुआ यूनिट का, जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस पूरे यूनिट को एक सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम उसको बोल दिया गया है और उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? या कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ द बेस एंड डिराइव्ड इज नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट. इसका भी डेफिनेशन एक तरह से हो गया कि पूरे दोनों का कंप्लीट सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बेसिकली, मतलब ये बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है जो पूरे इंटरनेशनल में माना जाता था. एक्चुअली पहले माना जाता था बट उसके बाद एसआई सिस्टम आया, लेकिन इसके पहले जो यूनिट को माना जाता था वो था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस.
ठीक है। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, एफपीएस का मतलब क्या होता है और एमकेएस का मतलब क्या होता है, उसको हम अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो सीजीएस मीन्स सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, और जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ होता है तुम्हारा सिस्टम ऑफ यूनिट में। फिर सेकेंड वन था एफपीएस, जिसको होता है एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। ये इसका फुल फॉर्म हो गया तुम्हारा। यार एमकेएस की बात करें यदि, जिसको एसआई में बाद में ले लिया गया था, तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है एम फॉर मीटर, मीटर, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। मतलब देख रहे हैं हम कि तीनों सिस्टम में सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं आया। सेकेंड जो सेकेंड है यहाँ पे टाइम पीरियड है वो एज इट इज़ हमको मिल रहा है, बाकी सारा चीज़ चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, उससे बड़ा इसी सेंटीमीटर को फिर हम कन्वर्ट करके उसके मेजर यूनिट को क्या बोलेंगे, उसके बड़ा यूनिट को बोलते हैं हम लोग एमकेएस। मतलब जो मीटर, सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में लिख सकते हैं, और सेकेंड को सेकेंड में ही, सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये चीज़ है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो बेसिकली पहले इसको यूज़ किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या किया उसके बाद, साइंटिस्ट लोगों ने विचार किया और फाइनली एक यूनिट को तैयार किया, एक टोटल, मतलब कि जो पूरे इस इंटरनेशनल में माना जाए, पूरे इस दुनिया में माना जाए एक ही यूनिट को, उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई, एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या तो इसको यदि फुल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज द एसआई। ठीक है, तो इसी को लिखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग 9-10 में भी एसआई यूनिट वगैरह बहुत लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तीनों का मतलब कम्बिनेशन तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक ऐसा यूनिट को तैयार किया गया जो पूरे कंट्रीज़ में, पूरे यूनिवर्स में जो माना जाए, ठीक है, जो पूरे इंटरनेशनल में माना जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट। ठीक है, तो देख सकते हो कि एमकेएस जो है इसको ले लिया गया था तुम्हारा एसआई में, क्योंकि जो हमारा जो एसआई का जो बेस क्वांटिटीज़ है, एसआई बेस क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखो लिखे हैं हेडिंग में, एसआई बेस क्वांटिटीज़, वो तुम्हारा जो बेस क्वांटिटीज़ है उसका देखो, बेस क्वांटिटीज में आता है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारा चीज़ आता है। ठीक है, और उसी का नाम यदि हम बोले, लेंथ को किस में मतलब मेजर किस में किया गया है, उसका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। इस तरह से इसका नाम है। और यदि इसका सिंबल की बात करें, इसके सिंबल की बात करें, तो मीटर का स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, और सेकेंड का एस, एम्पियर का ए कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, और मोल का MOL ओनली, कैंडेला का CD। देखो यहाँ से C पकड़ा है और यहाँ से छोटा d, CD, कैंडेला को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स। मतलब ये एसआई यूनिट है हमारा, जो एक्चुअली इसमें बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूनिट बोलेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, हमारा फोर्स का भी हो जाता है, वेलोसिटी का भी होता है, सबका यूनिट एसआई में हम लिख सकते हैं, जो कि वो जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा, क्योंकि वो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स हो जाता है, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स हो जाता है। तो इसको, ये जितना भी यहाँ पे तुमको दिख रहा है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई के लिए कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल है। तो बेस बोलो या फिर फंडामेंटल बोलो, दोनों तो एक ही चीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब एसआई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसको बोल सकते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो पूरे यूनिवर्स में माना जाता है। ये आपको बुक में लिस्टिंग किया हुआ मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी के बुक में या कोई भी बुक तुम रीड करो उसमें आपको लिस्टिंग किया हुआ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हुआ। ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो होता है, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको भी हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो होता है तुम्हारा एंगल। एंगल इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और एक और होता है सॉलिड एंगल। ये होता है तुम्हारा, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल, अनदर वन इज द सॉलिड एंगल। तो एक्चुअली क्या है ना कि प्लेन एंगल जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, दैट इज द प्लेन एंगल। और थीटा का जो यूनिट होता है उसको हम लोग रेडियन लेते हैं, रेडियन, उसको बोलते हैं रेडियन। उसका यूनिट, उसका सिंबल यदि बात करें सिंबल का, रेडियन तो फुल फॉर्म में पूरा लिखाएगा, रेडियन
RADIAN लिखाएगा, और उसका यदि शॉर्ट फॉर्म बोलें तो RAD करके लिखाता है, RAD। दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन, ठीक है। और इसका डायमेंशन की बात तो हम बाद में करेंगे, तो रेडियन हो गया ये, ठीक है। उसी के बाद सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल मतलब होता क्या है कि वो 3 डायमेंशनल होगा। ये प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है, और यदि सॉलिड एंगल की बात करें तो 3 डायमेंशनल होता है। और इसका जो यूनिट होता है उसका होता है अस्टेरेडियन, उसका होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ST और रेडियन, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है ये, ठीक है। और बेस यूनिट जो यदि जिसका ज़्यादा यूज़ है वो कौन सा है, ये सारा चीज़। एक्चुअली ये सब का भी यूज़ है बट इसका डायमेंशन ही नहीं होता, बट यूनिट इसका यूज है। बेसिकली हम लोग फिजिक्स में जिस तरह से आगे आगे चैप्टर बढ़ता चला जाएगा, सारा आपको यूनिट पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस यूनिट को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स फॉर SI सिस्टम, एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन सा हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जिसका प्लेन एंगल को किस में हम लोग दिखा रहे हैं, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। आई मीन नेम, यदि नेम की बात करें ये तो यूनिट ही है, नेम या सिंबल जो भी बोलो, क्या है हमारा यूनिट है, दिस इज द यूनिट। यूनिट का नाम है और यूनिट का सिंबल है। तो यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं, लेंथ का यूनिट हमारा क्या होता है मीटर, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। और उसी यूनिट का सिंबल होता है हमारा मीटर, किलोग्राम का KG, सेकंड का S, एम्पियर का कैपिटल A, केल्विन का कैपिटल K, और मोल का MOL, और कैंडेला का CD, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ, आई मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल हो गया फॉर SI। और उस वही चीज़ हम सॉलिड और प्लेन एंगल के लिए बात किए तो प्लेन एंगल का होता है रेडियन, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म क्या, हमको सिंबल क्या मिल गया यूनिट का, RAD। और सॉलिड हो गया, प्लेन एंगल हो गया। सॉलिड एंगल की बात करें तो उसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का सिंबल होता है ST, और रेडियन उसके साथ RAD, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा बेस यूनिट्स। अब इसी यूनिट को यूज करके, इस यूनिट को यूज करके हमको किसको डिराइव करना है, फंडामेंटल सॉरी डिराइव्ड यूनिट्स को। तो डिराइव्ड यूनिट क्या लिखे हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। तो इसको देखो समझते हैं थोड़ा सा। यदि मान लो हम स्पीड की बात करें, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, दिस वन। तो देख सकते हो ये जो स्पीड है दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। क्यों इस डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि देखो ये डिपेंड है किस पे, डिस्टेंस इज व्हाट लेंथ, एंड टाइम इज व्हाट सेकंड, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है वो लेंथ हमको बता रहा है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल यूनिट्स, बट ये स्पीड को बनने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ रहा है, फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज करना पड़ रहा है, सिंगल से तो काम नहीं चल रहा है। तो मतलब 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज करके, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये कॉम्बिनेशन दो का मिल गया हमको, क्योंकि यहाँ पे 2 फंडामेंटल यूनिट यूज किए तब हमको स्पीड का फॉर्मूला मिल रहा है। यदि इसका यूनिट हम लिखें तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस का मीटर m, और टाइम का सेकंड, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। ये हम फंडामेंटल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे m जो मीटर है वो फंडामेंटल है और सेकंड भी फंडामेंटल है। 2 फंडामेंटल मिल के क्या बनाया, स्पीड बनाया। तो बोल सकते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और भी यदि आपको एग्जांपल लेना है यहाँ पे तो और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देख सकते हो इसको यदि हम पूरा कंप्लीट करें तो ये मास जो है, मास का तो ये फंडामेंटल है, बट एक्सेलरेशन को भी और आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये मास, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये चीज़ है। तो देखो वेलोसिटी को भी फिर हमको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको और यदि हम एक्सप्लेन करें तो ये मास इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टाइम का स्क्वायर हो गया, इतना, इस तरीके से। तो मास का होता है सिंबल m, इनटू डिस्टेंस का होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या हो गया, मीटर मीटर, ये सॉरी मास का होता है m नहीं kg, सॉरी kg,
मास का क्या होता है केजी, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर, और इसका हो गया सेकेंड। तो सेकेंड का स्क्वायर होगा नीचे, तो हमको क्या मिल रहा है इसका यूनिट केजी मीटर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको यूनिट मिल रहा है किसका, फोर्स का। मतलब बहुत सारा यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट यूज हो गया। किलोग्राम इज द फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट, एस सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट। ये तीन फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे मिला, तब जाकर के हमको किसका यूनिट मिला, फोर्स का मिला। तब हमको फोर्स का यूनिट मिला, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है वो कैसा यूनिट हो गया हमारा, डिराइव्ड यूनिट। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ये समझ में आ गया हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए। बहुत सारा यूनिट का फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो वर्क का लिख सकते हो, प्रेशर का लिख सकते हो, डिफरेंट का यूनिट आप लिख सकते हो। तो यूनिट कुछ इस टाइप से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हमारा यूनिट के बारे में पूरा डिस्कशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायमेंशन पे, डायमेंशंस, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो डायमेंशन एक्चुअली मैथ में तो डायमेंशन का मतलब होता है उसका कंस्ट्रक्शन, लेंथ मतलब मास लेंथ टाइम से जो बनता है मैथ में। जैसे नहीं बोलते हैं कि एक रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन क्या है, एक ट्रायंगल है तो उसका क्या डायमेंशन है। तो यदि हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें क्या है, उसका लेंथ है, उसका ब्रेथ है, ठीक है। और यदि एक क्यूब की बात करें तो उसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमको क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में सब हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या है ना, एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है, देखो डायमेंशन जब हम डायमेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बेसिकली तीन चीज़ को लिया जाता है। वैसे लेना तो सबको पड़ता है यहाँ पे। वैसे लेने का तो बात करें तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, सारा चीज़ को लेना होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग तीन चीज़ को लेते हैं फिलहाल, लेंथ, मास एंड टाइम। ये जो है इसको डायमेंशन के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो देखो यदि हम डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं लेंथ। लेंथ, तो लेंथ को एल से स्टार्ट हुआ है तो इसका कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल को, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एल डायमेंशन के लिए। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि मास की बात करें तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से। और टाइम की बात करें, टाइम, तो टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी। बाकी यदि हम करंट की बात करें तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मोल को एम मोल ही लिखा जाता है, और कैंडेला को सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ को मास, लेंथ और टाइम को बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल टी। अब एम फॉर मीटर मत समझ लेना, दिस इज द मास, लेंथ फॉर एल, एल फॉर लेंथ एंड टाइम फॉर टी। मतलब इसी का फर्स्ट डिजिट देख सकते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशन। तो एक्चुअली डायमेंशन है क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन तो समझ गए कि यदि हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तब इस चीज़ को वहाँ पे यूज करेंगे कि मास को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम से, लेंथ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एल से, और टाइम को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है ना एक्चुअली यही सब का पावर को, मतलब मान लो लेंथ उसके पास है, मान लो हमारे पास एक यूनिट था, यहाँ पे यूनिट था मीटर पर सेकंड। तो इसका यदि हम डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर जो है, दिस इज द मीटर, मीटर मतलब लेंथ है तो इसका एल होगा, और टाइम ये सेकंड है तो सेकंड का क्या होगा, टी पर पावर कितना हो गया, -1, और एल पर पावर कितना है, 1 है। तो दिस वन पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। पावर ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड, मतलब पावर ऑफ यूनिट्स या तो पावर ऑफ लेंथ, मास, टाइम इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन हमको जो पावर होता है ना वही डायमेंशन हमको बताता है। इसका मतलब क्या है ना कि इसके पास लेंथ कितना है, इसके पास टाइम कितना है, दैट इज द डायमेंशन। डायमेंशन जो है वो क्या होता है, पावर, पावर ऑफ द यूनिट्स। पावर ऑफ द यूनिट्स इज कॉल्ड, या तो पावर ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशन, पावर, ठीक है। उसका पावर ही हमको क्या बोलता है, मतलब पावर क्या होता है, डायमेंशन होता है। और यदि डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशन समझ गए, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे दिखाया आपको, मतलब दिस वन पावर, पावर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एंड अनदर, जो भी आपका यूनिट आएगा उसका पावर को ही हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये सब का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ
मास लेंथ एंड टाइम होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे उसको भी समझाएंगे। और जब डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग लिखते हैं तो उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। जब डायमेंशनल फार्मूला आप लिखो तो जो भी फार्मूला आप लिखोगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला का सिंबल है एक तरीके से, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला का सिंबल। किसी का भी तुम डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लास्ट में फाइनली आपको उसको घेर देना पड़ेगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए डायमेंशन किस तरह से लिखा जाता है। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट का ही डायमेंशन लिख के देखते हैं, और जो भी डायमेंशन हम लिखेंगे उसको हमको एमएलटी के फॉर्म में लिखना है, मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखना है, भले ही उसका कोई वैल्यू वहाँ पे हो या ना हो, भले ही उसका कोई डायमेंशन हो या ना हो। तो सबसे पहले हम मास का ही लिख के देखते हैं कि मास का डायमेंशन किस तरह से लिखा जाएगा। तो मास है, तो मास का यदि यूनिट डायमेंशन लिखेंगे तो सबसे पहले एमएलटी लिख दो, एमएलटी, 3 चीज़ लिख दिए यहाँ पे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसको घेरा लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से घेरा लगा दिए। ये डायमेंशन का फॉर्मूला लिखा गया, मास का डायमेंशन का फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है। तो अब यदि बात करें तो मास है, तो मास यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो एक है तो इसके ऊपर पावर 1 बैठा दो। लेंथ है इसके पास क्या, नहीं है, तो लेंथ के ऊपर कितना बैठा देंगे, 0। टाइम है क्या, नहीं है, उसके ऊपर 0। मतलब किसी के भी ऊपर पावर यदि 0 बैठता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है हमको डायमेंशनल फार्मूला में कि मास का पावर क्या है, 1 है, मतलब डायमेंशन ऑफ मास इज 1। यहाँ पे लिखेंगे यदि डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ दिस वन मास इज 1। तो मास का डायमेंशन कितना हो गया, 1 हो गया। दिस वन पावर रिप्रेजेंट द डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ मास यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यदि लेंथ की बात करें तो लेंथ को कैसे दिखाएंगे, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो लेंथ का हो जाएगा, फिर इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। तो देखो मास तो इसके पास है नहीं तो इसका पावर 0 हो जाएगा, टाइम भी नहीं है उसका पावर 0 होगा, लेकिन लेंथ है, लेंथ का पावर कितना है, कुछ नहीं, तो 1 तो होता ही है। तो ये चीज़ हो गया, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1। डायमेंशन इस तरह से बताया जाता है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, लिखने का तरीका डायमेंशनल फार्मूला का। उसका पावर 1 हमको क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है, मतलब लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1 है, मतलब इसके पास लेंथ कितना है, एक लेंथ है, मास कितना है, 1 मास है, दैट इज द डायमेंशन, ओके। अब नेक्स्ट आता है टाइम की बात करें तो टाइम का भी डायमेंशन लिख के देख ही लो। टाइम का यदि हम डायमेंशन लिखे तो उसको क्या लिखेंगे, एमएलटी के फॉर्म में लिखना है हमको, तो m0 l0 t पर पावर 1, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है। तो सब हम फंडामेंटल यूनिट का ही सबसे पहले आपको डायमेंशन लिख के दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ यूनिट आगे लिख के देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है डायमेंशन। तो यदि हम बात करें यहाँ पे एरिया का, चलो एरिया का बात करते हैं, तो एरिया का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, तो एरिया का लिखोगे तो एरिया क्या होता है, मास इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी ऑलरेडी लेंथ है ही, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी ऑलरेडी क्या है, लेंथ ही है, ब्रेथ भी उसका क्या डायमेंशन, मतलब लेंथ ही है उसका, तो ये हो जाएगा लेंथ, मतलब l पर पावर कितना मिल गया हमको, 2। यदि इसी को डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशन के फॉर्म में किस तरह से लिखाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट m0, क्योंकि m तो है नहीं उसके पास, l स्क्वायर के फॉर्म में है, और t 0, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला m0 l स्क्वायर t 0, मतलब m उसके पास नहीं है, t नहीं है, बट l है, कितना है, 2 है। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इस तरह से बोलेंगे, फॉर एरिया डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2, मतलब इस एरिया में जो डायमेंशन है, एरिया में जो लेंथ है वो कितना है, कितना लेंथ है उसके पास, 2 लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी 2, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को, और डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एमएलटी के फॉर्म में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में हमको डायमेंशन लिखना पड़ता है। उसी तरह से एरिया हो गया। अब एरिया के बाद हम यदि बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम देखो किस तरह से लिखाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये चीज़ होता है। तो ये तीनों क्या है, लेंथ है, तीनों तो लेंथ है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, l इंटू एल, टोटल कितना आ गया, l क्यूब। इसको को यदि डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट m0 l टू द पावर क्यूब एंड t टू द पावर 0, ये चीज़ हो गया डायमेंशन लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया m0 l0 t टू द m0 l क्या कि 3 पावर है, तो ये हो गया t पर पावर 0, तो ये डायमेंशनल लिखने का तरीका हमारा हो गया, ठीक है। वॉल्यूम का हो गया हमारा।
तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें स्पीड के बारे में। देखते हैं स्पीड को कैसे, स्पीड का डायमेंशन किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमको लेंथ मिला। अब थोड़ा देखते हैं दो चीज़। अब डिराइव्ड यूनिट का थोड़ा बात करें। ये भी तो डिराइव्ड है, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी डिराइव्ड यूनिट है, वॉल्यूम भी डिराइव्ड यूनिट है। बिकॉज एक ही यूनिट को बार बार, मतलब दो फंडामेंटल यूनिट आ गया। इसमें कितना फंडामेंटल यूनिट है? 3 फंडामेंटल यूनिट से, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट तो हो गया। इसलिए एरिया एंड वॉल्यूम बोथ आर डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल सिर्फ हमारा ये 3 है फिलहाल यहाँ पे, और उधर करंट, एम्पियर, करंट का, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह वगैरह सारा फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे मास, लेंथ एंड टाइम को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। जहाँ पे सिंगल यूज हो, जहाँ पे डबल आ गया फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया उसका ना, इसलिए वो डिराइव्ड हो जाता है। अब हम लोग स्पीड की बात करते हैं। स्पीड, स्पीड हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस इज द लेंथ एंड टाइम इज द टाइम, ऑलरेडी जान ही रहे हो। तो दोनों फंडामेंटल यूनिट आपको दिख गया। लेंथ को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमको यहाँ से क्या मिला? देखो, एल पर पावर कितना? 1, और इसको ऊपर ले जाओगे, इसके ऊपर पावर 1 है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पावर -1। यदि इसी को डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहो, डायमेंशन के फॉर्म में स्पीड का, तो ये हो जाएगा m0, क्योंकि मास इसके पास नहीं है, l पर पावर 1 एंड t टू द पावर -1। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगा दो। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। लिखने का तरीका सीखो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अभी तो स्टार्टिंग है, फिजिक्स में बहुत कुछ जानना है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख लिए स्पीड का। और भी यदि लिखना चाहो तो और भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो, और यदि हम लिखना चाहें तो और लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, स्पीड के बाद हम लोग फोर्स का देख लेते हैं, या तो एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का भी यही डायमेंशन होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का भी हमको जो डायमेंशन मिलेगा एज इट इज मिलने वाला है, m0 l t-1, बिकॉज दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड, सो डायमेंशन विल बी सेम फॉर बोथ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी का अभी हम लोग डायमेंशन यहाँ पे निकाल चुके हैं। स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे लिख दो, ऑब्लिक में लिख सकते हो, या वेलोसिटी। दोनों का डायमेंशन क्या है? इसको लो ना, अभी स्टार्टिंग में इसको लो, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो क्या है? LT-1। तो ये जो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको मिला वो क्या मिला? LT-1, इतना मिला है। डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है? T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। फाइनली क्या मिल जाएगा? LT-2। ये चीज़ मिला। इसको जब तुम डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले m लिखो, फिर l लिखो, फिर t लिखो, और पावर देख लो किसका किसका क्या है। इसमें मास तो है नहीं, जब मास नहीं है तो इसका पावर क्या होगा? 0। l कितना है? 1 है, और t कितना है? -2 है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन को लिखते हैं। और भी यदि डायमेंशन को लिखना है तो देखो कुछ और भी सारा बता देते हैं हम डायमेंशन लेके। अब देखते हैं फोर्स का, लिख के देखते हैं हम लोग। फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या होता है यूनिट? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। हमको दोनों का यूनिट पता है, दोनों का डायमेंशन पता है। मास का सिर्फ क्या होगा? m होगा, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा? देखो यहीं पे लिखा हुआ है, इसको ना लेकर के इसको लो, LT-2। बाद में हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो मास के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? कैपिटल M। कैपिटल M मिल गया, इंटू साथ में क्या है? LT-2 एक्सेलरेशन का, यहाँ पे निकाला हुआ है LT-2, तो यहाँ पे लिख देंगे LT-2। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में दिखा दो। तो डायमेंशन के फॉर्म में दिखाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट m पर पावर कितना है? 1 है, l पर पावर कितना है? 1 है, और t पर पावर कितना है? -2 है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इस तरीके से लिखा जाता है। और भी देखना है तो वर्क का देखते हैं, इसके बाद वर्क देखते हैं। तो वर्क देखो, फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए एकदम सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। तो वर्क का क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो यूनिट हम लोग लिख चुके हैं, ये वाला है MLT-2। तो मतलब ये वाला MLT-2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा बहुत जगह पे, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है डायमेंशनल फार्मूला के लिए। तो MLT-2 हमको दिख रहा है फोर्स का डायमेंशन। तो इसके जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स के जगह पे लिखना पड़ेगा MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है तो एक लेंथ और लग जाएगा इसमें। तो देखो
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ के साथ, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पावर जुड़ता है बेस सेम रहने से, तो ये हो जाएगा L2। तो ये हमको फाइनली क्या मिलेगा, m पर पावर कितना 1, कुछ नहीं तो 1 है, और L पर पावर कितना हो जाएगा 2, और T पर पावर कितना -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, ml²T-2। ml²T मतलब किसी का यदि पावर 1 होता है तुम उसको हटा सकते हो, 1 नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका हमको डायमेंशन क्या मिल गया, इसका डायमेंशन यदि हम इसको हटा करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं ml²T-2, दिस वन ml²T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क, ठीक है। बट स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है डायमेंशनल फार्मूला के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर। पावर को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि वर्क निकाल लिए, अब पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पीरियड, वर्क अपॉन टाइम पीरियड। इसको चाहो तो ऐसे पूरा लिख दो, वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम लोग वर्क का भी निकाल चुके हैं, क्या चीज़, ml²T-2, यही डायमेंशन निकाले हैं, डिवाइड बाय टाइम पीरियड का क्या होता है कैपिटल T, ये चीज़। अब इसको क्या करो, ये टाइम को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ml²T-2, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिखते हैं ml²T-2, और ये T इसके ऊपर कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा इतना। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो ये मल्टीपल फॉर्म में, तो ये m है तो m ही रहने दो, l² एक ही l है, और तो l है कहीं नहीं, देखो कहीं नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट उसी को लिखो ml²। और t में देखो थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, -2 है यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, तो हो जाएगा -1 और -2 -3, ये हो जाएगा t टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। पावर का डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये हो गया। और भी आगे जानना है पावर के बाद, तो पावर के बाद हम लोग निकालते हैं प्रेशर का, या तो एनर्जी का निकाल लो। तो एनर्जी की यदि हम बात करें, चलो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क। काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, हीट एनर्जी ले लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी ले लो, सबका डायमेंशन हमको एज इट इज मिलने वाला है। तो एनर्जी जहाँ पे मिले उसके बराबर तुम क्या लिख दो, वर्क, और वर्क का जो डायमेंशन होता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml²T-2। तुम यदि एक एग्जांपल के तौर पर जानना चाहते हो कि क्या ये सही है, यदि ऐसा होता है तो कैसे होता है, एक प्रूफ के लिए हम काइनेटिक एनर्जी आपको बताते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², ये होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये चीज़ आप जानते हो। तो एक चीज़ और भी जान लेना कि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है। देखो हर चीज़ में लिमिटेशन है, तो डायमेंशन का एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का या तो कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं लिख सकते हम लोग, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मास और वेलोसिटी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन कैपिटल M, और वेलोसिटी का यूनिट मतलब क्या होता है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। वेलोसिटी का होता है LT-1, पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो LT-1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले लिए, का स्क्वायर है। तो देखो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो m पर पावर क्या होगा 1, ये l² हो जाएगा, और t पर पावर क्या हो जाएगा -2। देखो मिल रहा है तुमको ml²T-2, देख सकते हो यहाँ पे ml²T-2, अरे क्या लिख दिए यहाँ पे, -3 लिख दिए, पावर है, सॉरी ये पावर है, वर्क यहाँ पे देखो ये वाला, वो m, देखो m l² T-2 T-2। तो क्या तुमको दिख रहा है एनर्जी का, वर्क का ही था ना, वर्क का, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाले तो तुमको वही डायमेंशन मिला। तुम यदि चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी का भी देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, देखो हम पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, mgh होता है, mgh मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस वन इज द हाइट h। तो यदि इसका हम बात करें तो m क्या है, मास, तो मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M, g का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2, जो हम पहले एक्सेलरेशन का कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया LT-2, एंड h का होता है l, लेंथ, h इज ऑल्सो l, लेंथ। तो आपको क्या मिला, देखो m l इंटू l, l² और T-2, इसका पावर 1। तो आप मिला के देख सकते हो, दोनों आपको सेम मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्या था, अभी जो कैलकुलेट किए m l² T-2,
तो यहाँ भी हमको क्या मिला, ml²t-2। मतलब एनर्जी किसी भी तरीके का हो, वर्क किसी भी तरीके का हो, एनर्जी एंड वर्क बोथ आर सेम। मतलब आपको हर एक कंडीशन में जो डायमेंशन मिलने वाला है सेम मिलेगा। हर एक कंडीशन में आपको डायमेंशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए आपको डायमेंशन एज इट इज़ मिलने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं और भी यदि आप डायमेंशन इस तरीके से, क्या है ना कि एनसीईआरटी के बैक साइड में आपको जब एनसीईआरटी का बुक आप खोलोगे उसके फर्स्ट वॉल्यूम का बैक साइड चले जाना, बैक साइड, तो बैक साइड में बहुत सारा डायमेंशन वहाँ पे लिखा हुआ तुमको मिलेगा, बहुत सारा डायमेंशन। ठीक है, तो वहाँ से आप डायमेंशन देख सकते हो, बहुत सारा फार्मूला का डायमेंशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक्चुअली क्या है ना कि आप जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ते चला जाएगा उस तरह से आपको डायमेंशन लिखने का तरीका भी आते चला जाएगा। तो देखो आगे भी हम थोड़ा सा बताते हैं डायमेंशन, कुछ और भी डायमेंशन यहाँ पे क्लियर करते हैं। प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का देखते हैं डायमेंशन क्या होगा। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज़ होता है। और हमको फोर्स का भी डायमेंशन पता है और एरिया का भी डायमेंशन पता है। फोर्स का हम लोग जानते हैं ml/t-2 और एरिया का जानते हैं हम लोग क्या चीज़, l², ये चीज़। इसको आगे यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, देखो ml/t-2 ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओ l² को, तो -2 में चला जाएगा, पावर इसका माइनस में चला जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, l-2 इसका पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि देखो l है पर 1 और -2, हमको l-1 ही मिलेगा ना, ये चीज़। तो ये दोनों कैलकुलेट करने से इतना मिला, और t-2 दिस वन। आपको मैथमेटिक्स अच्छा रखना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, ठीक है, इसलिए मैथ पर विशेष फोकस करना है आपको, क्योंकि फिजिक्स जो है वो मैथ है पूरी तरह से। इसलिए हम बोले थे फिजिक्स जो है, फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे फिजिक्स किंग है साइंस का, तो मैथ जो है वो क्या है, क्वीन है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, किंग और क्वीन का जरूरत, मतलब क्या बोलते हैं, किंग है तो क्वीन का भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक फुलफिल मतलब हो सकता है आपका पूरा साइंस। खैर जो भी है, तो इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये तो वैसे ही हम बता दिए। नेक्स्ट वन, अब हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, कुछ और भी फार्मूला लिखते चले जाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करना घर में बैठ के आप इस तरीके से। तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वन। तो मास का यूनिट क्या होता है, कैपिटल M, और वॉल्यूम का होता है L3। ये चीज़ हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो ये क्या हो गया, ml-3, इतना आ गया। यदि इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो L यहाँ पे T नहीं दिख रहा है, तो T नहीं दिख रहा है तो T के ऊपर पावर लगाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा m1 L पर पावर -3 और T पर पावर 0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। और भी यदि हम बात करें, अब ये तो क्लास 11th में सारा चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम आप लोग जानते भी हो, मोमेंटम क्लास 9th में पढ़े थे। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी का होता है L-1। तो इसका तो डायरेक्ट डायमेंशन आ गया, देखो m0 सॉरी ये चीज़ आया, मतलब mL-T-1, इसका 1 1 सबका ये चीज़ है। ये हमको फार्मूला मिल गया कि इसका मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला मिल गया हमको। यदि इम्पल्स की बात करें, इम्पल्स, तो आपको लग रहा होगा इम्पल्स पढ़े होगे आप, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स ऑफ फोर्स बोला जाता है इसको, इम्पल्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली एक न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू टाइम। आपको यदि नहीं पता है तो क्लास इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि सारा चैप्टर जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं सारा चीज़ आपको आगे चैप्टर में आने वाला है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, mL-T-2। देखो हमको जिस तरह से माइंड में सेट हो गया उसी तरह से आपके माइंड में भी डायमेंशन सेट हो जाएगा। जिस तरह से आप जैसे जैसे यूज करते चले जाओगे आपके माइंड में भी डायमेंशन जो है डायरेक्ट सेट हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे डायमेंशन, ये मेरी गारंटी है। आप यदि प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि फिजिक्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, ओके। सो दिस वन टाइम इज टी। अब इसको कैलकुलेट करें तो देखो m कैपिटल L और टाइम कितना हो गया, इसका पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ये चीज़ आ गया mL-T-1, दिस इज द इम्पल्स का फॉर्मूला। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी लिखिए जिसका डायमेंशन सेम हो, तो डायमेंशन यहाँ पे दो का सेम मिल गया हमको, किसका, मोमेंटम का और इम्पल्स का, दोनों का सेम हो गया।
दोनों का डायमेंशन हमको सेम मिलता है। इस तरीके का डायमेंशन आपको बहुत सारा मिलेगा, बट फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का डायमेंशन हमको क्या मिला, सेम मिला, बोथ हैव डायमेंशन इज सेम। तो इस तरह का क्वांटिटी बहुत सारा है, वो जैसे वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम मिला, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका यूनिट सेम हो। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं क्लास 10 से रिलेटेड। क्लास 10th में चार्ज पढ़े थे, उसका डायमेंशन किस तरह से लिखेंगे। अभी तो MLT के फॉर्म में लिख रहे थे, अब थोड़ा एम्पियर वगैरह के फॉर्म में भी लिख के देखते हैं। तो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग करंट जो जानते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो चार्ज इक्वल टू क्या मिलेगा, करंट टू टाइम, मतलब Q इज इक्वल्स टू IT के बराबर हमको मिल रहा है। यहाँ पे करंट का क्या होता है, एम्पियर, करंट का सिंबल एम्पियर होता है, यहाँ पे डायमेंशन आप एम्पियर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और टाइम का क्या होता है T, AT। मतलब इसका यदि हम डायमेंशन लिखें तो M लेना ही पड़ेगा, लेंथ लेना ही पड़ेगा, टाइम भी लेना पड़ेगा, तो टाइम का पावर कितना है, A है, और लास्ट में इसको लिखना है एम्पियर, एम्पियर का पावर 1 है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज जो सब 10th में पढ़ा हुआ आपका, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन हम लोग को पता है mL²T-2, आप देख लेना प्रीवियस में, हमको माइंड में सेट है इसलिए हम बता दिए आपको, mL²T-2। और चार्ज का अभी हम कैलकुलेट किए ये वाला, तो इसको देखो दोनों हटा दो, इसका पावर 0 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो T1 है और ये 1 है, मतलब T पर पावर 1, A पर पावर 1, ये दोनों को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा mL²T⁻², और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा T⁻⁻1 और A पर पावर -1। मतलब इसको डायमेंशन फार्मूला में यदि लिखो तो इसको अरेंज करो, तो अरेंज यदि करके लिखें इसको तो mL² और T देखो, T यहाँ पे -2 है और यहाँ पे T-1 है, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा T⁻³ और A⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज। इसका डायमेंशन फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो हमको लगता है कि आपको डायमेंशन लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। यदि आपको उसका यूनिट पता है तो आप 100% उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि रेसिस्टेंस का भाई लिख देते हैं। रेसिस्टेंस, आप रेसिस्टेंस पढ़े हो, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I इसके बराबर होता है। तो वोल्टेज, तो वोल्टेज का तो अभी हम कैलकुलेट किए क्या चीज़, तो वोल्टेज का कैलकुलेट किए अभी यहाँ पे mL² T-3 और A⁻⁻1। और करंट का क्या होता है, करंट का यहाँ पे करंट की यदि बात करें तो करंट का हो जाएगा, करंट है ना, करंट, हाँ, तो करंट का यहाँ से देखो निकालते हैं हम लोग, करंट का हो जाएगा Q/T, और Q का क्या होता है AT, और इसका सॉरी करंट का एम्पियर होता है ना, डायरेक्ट दिमाग क्या लगाना ज़्यादा, करंट का क्या होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा mL² T⁻³ और A⁻, ये देखो 1 है, इसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A⁻²। ये चीज़ हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे, आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला सीखे, डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, और यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ, देखो क्या देखे हम लोग, यूनिट क्या है, यूनिट का पार्ट देखे, फंडामेंटल, डिराइव्ड, तो क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या है SI यूनिट वगैरह वगैरह। फिर डायमेंशन देखे, डायमेंशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके MLT के कम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत सारा डायमेंशन लिखने का तरीका हम लोग इस लेक्चर में सीखे। तो आप इस तरीके के फार्मूला को प्रैक्टिस करते रहें। आप डायमेंशन लिखने के लिए आपको बोले NCERT के पीछे साइड चले जाएं, वहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ भी है और फार्मूला भी लिखा हुआ है डिफरेंट, जो 11th क्लास का भी फार्मूला है और 12th क्लास का भी फार्मूला है, जिसका डायमेंशन वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे जैसे फार्मूला आते जाएगा, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको डायमेंशन लिखने का तरीका भी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।